दोस्तों, मैं कंचन कुमारी में आप सबका स्वागत करती हूँ हिंदी कहानी संग्रह पर। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी, जिसका नाम है बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज़्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के मंगरू ठाकुर जब ने कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं करता। कल्लू अहीर से जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, उसका नाम कालिका दिन हो गया है। अब से कल्लू कल्लू कहने लगे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरचंद कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी। कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था, लेकिन विदेशी शक्कर की आमाद से इसे मटियामेट कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक टूट गए और वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक तकिएदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 बैल हैं, एक हल की खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलौक कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता। कुंवार मास में मलेरिया से कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझ कर कि अच्छा हो तो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह नहीं की। परंतु उसकी ज्वर मौत का परवाना लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की ज़रूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीके पिलाता, कभी गुर्ज का सत, कभी गुदा पुराण की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा ना होता था। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने का दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन कालिका दिन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा ले लो, अब तुम्हारी जवानी के दिन थोड़े ही हैं कि बिना दवा दर्पण के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दिन ने, न किसी तीसरे ही ने ली। हरखू दलान में खाट पर पड़ा रहा। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दिन दिखाई देते तो उनसे भी कहीं प्रश्न करता, लेकिन वह भी नज़र बचा लेता। यह तो उसे यह सोचता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन किससे निराश हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर और गुलाल उड़ी, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि इस बूढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शौक में आनंद मनाता। वह शहर नहीं था जहाँ कोई किसी से काम में शरीक न होता।
जहाँ पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुँचती। हरखू के खेत गांव वालों की नज़र पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट, घास खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, तो कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओंकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज़्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेता उसी को देना चाहिए। अस्तु अब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त हो आया। तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का तो आसरा जोतूंगा, नहीं तो क्या करूंगा। ओंकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरखू ने उन्हें 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपये बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं, और नजराने के रुपये 100 अलग। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने की रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। इतने रुपये कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा था दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपये कहाँ से लाऊं? ओंकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बधिया बेचकर 50 रुपये का कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओंकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होंगे कि हम ये रुपये लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके सारे कचुम्बर निकल जाते हैं। बड़े दिन में सैकड़ों रुपये डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वह मुंह फुलाता है। जिन चीज़ों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं, उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानूनगो आ गए, तो कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं, मगर करूं तो क्या क्या नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 12,000 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसलिए मनाया है कि एक से रुपया सता कर लें और दूसरे का रो रो कर दें। यही हमारा काम है। तुम्हारे हाथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरी इच्छा। नजराने में एक पैसे की भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपये दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई तुम्हारा दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपये का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादा का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 रुपये या 30 रुपये से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूँ तो देता कौन है? अभी बनिए के 50 रुपये सिर पर चढ़े हैं, वह 1 पैसा भी ना देगा। घर में भी गहने भी तो नहीं हैं। नहीं, उन्हें बेच देता। ले देकर हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुहागी दोनों ही इस चिंता में पड़े रहते, लेकिन कोई उपाय ना सूझता। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रात को नींद ना आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उन्हें हृदय में हुक सी उठने लगती।
हाय वह भूमि जिसने हमने वर्षों से जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक उंगली भूमि उनके रक्त से रंगी हुई थी। उनका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हो गया था। उनका नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह उसने अपने तीनों बच्चों के। कोई 2400 था तो कोई 2200, कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खींच जाता था। वह इन खेतों की चर्चा इस तरह करता मानो वे सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मनसूबे, सारी मन की मिठाइयाँ, सारे हवाई किले इन्हीं खेतों और अवलंबित थे। उनके बिना वह जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। और वे ही अब हाथ से निकले जाते हैं। वह घबरा कर घर से निकल जाता है और घंटों उन्हीं खेतों के मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपये का कोई बंदोबस्त ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दिन ने 100 बीघे रुपये नजराने देकर 10 रुपये बीघे खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं चला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा हो। लेकिन सौभागी यूँ चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दिन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लोहू एक कर दूं। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो ये हैं, आपस में यह चढ़ा ऊपरी नहीं करना चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। इसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती है, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती है। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दिन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा। अब यह जीवन कैसे कटेगा। ये लड़के किसके द्वार जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही इसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। अपने उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहा। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर जावेगा। अब उसे किसी की बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रहे कौन बैलों को नाद में लगावेगा। अब दिन अब कहाँ, जब गीत गा कर हर चलाता था, चोटी का पसीना एड़ी तक आता था। अब जरा भी थकावट ना आती थी। उनकी लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला ना समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लावेगा। अब खत्ते कहाँ, बखार कहाँ, यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दिन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे। अब वह उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नज़र में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपये उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो मैं उत्तीर्ण हो गया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 4 बार खिलाकर खाया। क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसता और तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा।
गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता। उसकी मुट्ठी टूट गई है, इसका फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल में भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा। गलानी से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था तो कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी कि खेत में क्या बोना चाहिए, कभी कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, भाई को गाय को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते? गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई गाहक आवे तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधर, तुम्हें रुपये देने हैं कि नहीं? पैसा वैसा कहो। 3 महीने से हिला हवाला करके चलते आते हो, अब कौन खेती करके तुम्हें कि तुम्हारी फसल को अगारे बैठे रहूं? गिरधारी ने दीनता से कहा, साह, जैसे इतने दिन माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुना भुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो, घर के घर ही रह जाएंगे, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी से रुपये देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश ना कर दे। हृदय सरल गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करके और करने का वह अच्छा सुअवसर मिला। 80 रुपये की जोड़ी 60 रुपये में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपये गिन रहे हैं और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छाटी करता था, जिनकी खाली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था, ये मेरी आशा की ये 2 आँखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के ये 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। अब मंगल सिंह ने रुपये गिन कर रख दिए और बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिल्लम भर कर ले गई और वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब तो 2-3 घड़ी दिन चढ़ा आया और न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों के नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोला कि घर जाओ, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया, वह पीछे हटने लगा
और थोड़ी थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोंटा। कालिकादीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिकादीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिकादीन को गिरधारी वाले खेतों में आने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्ठे पर काम करता है और 20 रुपये महीना घर आता है। वह कमीज की और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून की तरक्की और पक्की रोटी बनती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। वह अब मंजूरा है। सुभागी पर अब पराये गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह अब मंजूर की माँ है। कालिकादीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उनके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते हैं कि खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेने से ही डरते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। आप सबको कैसी लगी यह ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।